हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों वेलकम बैक। हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो आपके प्रीवियस क्लासेस से ही कंसर्न है, और वो नया चैप्टर है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस चैप्टर को कंप्लीट किया, और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बायोटेक्नोलॉजी में बच्चों दो पार्ट है। पहला है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट प्रोसेसेस जो फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है उसको स्टडी करते हैं, और डीएनए को कैसे आइसोलेट किया जाए, कैसे ट्रांसफ़र किया जाए सूटेबल होस्ट में, और आरडीएनए कैसे बनाया जाए, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस कैसे हैं, क्या हैं, और डिज़ायर्ड डीएनए या जीन्स को कैसे एम्प्लीफाई किया जाए, उसके लिए हम लोगों ने पीसीआर को स्टडी किया। और फाइनली डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस, बायोरिएक्टर से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं उसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले डिफरेंट प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इतनी बातें बच्चों हम लोग स्टडी कर चुके हैं, तैयार कर चुके हैं, याद कर चुके हैं। आज की क्लास में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन स्टार्ट होने जा रहा है। बच्चों ये चैप्टर बेसिकली किससे कंसर्न है? ये कंसर्न है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड्स दैट प्रोवाइड डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो बच्चों आइए हम लोग शुरू करते हैं, और डिफरेंट फील्ड क्या है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस क्या है, वो सारी बातें हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, देयर आर नंबर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। बच्चों बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ऑलमोस्ट डिफरेंट फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ में एंटर कर चुका है, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो डिफरेंट फील्ड्स हैं जैसे थेराप्यूटिक्स। बच्चों थेराप्यूटिक्स का मतलब होता है ऐसे मेडिसिन्स को बनाना जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, और वो ह्यूमन के लिए यूज़फुल हो, बट उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, वो कोई हार्म ना करे। जैसा कि जनरली देखा जाता है बच्चों कि जो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं वो अपना रोल तो परफॉर्म कर देते हैं, पर कुछ न कुछ उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक केसेस में ऐसा देखा जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से ऐसे मेडिसिन को तैयार करना जो ह्यूमन के लिए यूज़फुल होते हैं, और उनका कोई जल्दी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते। आफ्टर दैट डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। बायोटेक्नोलॉजी का बच्चों एप्लीकेशंस डिफरेंट डिजीज़ को अर्ली फेज में ही डायग्नोस करने के लिए टेक्निक डेवलप हुआ है। जनरली डिजीज़ डायग्नोस होता है जब नंबर ऑफ पैथोजेंस होस्ट बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं होस्ट बॉडी में, और जो पर्सन है वो सफ़र करने लगता है ये सारे सिम्टम्स पे से, फिर वो डायग्नोस होता है डिजीज़ और ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो क्या कोई ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम डिजीज़ को अर्ली फेज में ही डायग्नोस कर लें? यस है, और वो किस में है? बायोटेक्नोलॉजी में। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इसी चैप्टर में। आफ्टर दैट बायो रेमेडिएशन। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप जरूर टिक कर लें। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली। बायो रेमेडिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों? इस वर्ड को हम लोग एनालाइज करें। देखिए बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंसर्न या उससे रिलेटेड। रेमेडिएशन का मतलब होता है रेमेडी यानी ट्रीटमेंट। तो बायो रेमेडिएशन का मतलब हुआ बच्चों रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट। अगर किसी मीडियम में कोई पॉल्यूटेंट्स है तो उसको रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। या एनवायरनमेंट को अगर क्लीन करना है तो भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और इसको बोलते हैं बायो रेमेडिएशंस।
तो ज़रूर इसको दिमाग में रखिएगा। बायो रेमेडिएशन मीन्स रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स और क्लीनिंग एनवायरमेंट्स और मीडियम। वेस्ट ट्रीटमेंट, बच्चों बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस वेस्ट ट्रीटमेंट में है, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को प्योरीफाई करते हैं और रिसाइकिल करते हैं, जिससे वो ह्यूमन के लिए यूज़ हो जाए, और रिसाइकिल के बाद जो चीज़ें वेस्ट है उसको एलिमिनेट कर देते हैं और यूज़फुल चीज़ों को यूज़ करते हैं। इन एनर्जी प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ एनर्जी प्रोडक्शन में भी किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग, बच्चों बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ फूड को प्रोसेस करने में भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है इंडस्ट्री लेवल पे। इसी वजह से बायोटेक्नोलॉजी अब एक बैचलर डिग्री, बायोटेक्नोलॉजी बैचलर डिग्री है, और आज की डेट में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं एब्रॉड में, इंडिया में, जो बायोटेक, बीटेक इन बायोटेक डिग्री देते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी 4 इयर्स का कोर्स होता है और उसको स्टडी करने के बाद बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी डिग्री मिलती है, फिर एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, देन रिसर्च। तो बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड बहुत ही वास्ट हो गया। तो इन प्रोसेसिंग ऑफ फूड, यानी फूड को प्रोसेस करना, उसको प्योरीफाइड करना, पैक करना, मार्केट में लॉन्च करने से पहले, ये सब बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट हो चुका है बच्चों। एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बच्चों जिस क्रॉप का जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई हो चुका है उसको बोलते हैं जेनेटिकली, यानी जेनेटिक रूप से क्या हो चुका है, मॉडिफाइड कॉर्न क्रॉप, उसको बोलते हैं जीएमसी, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, और उसको यूज़ करते हैं इन एग्रीकल्चर, जिससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। आपको याद होगा बच्चों, हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में ये पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है। तो बच्चों बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल का एक पार्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है उनके जीनोटाइप को, जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई कर देते हैं। क्यों मॉडिफाई करते हैं? सो दैट इट कुड बी वेरी बेटर in respect of environment, in respect of growth and development and in respect of production, यानी उसका यील्ड बढ़ जाए और वो क्रॉप ज़्यादा बेटर हो जाए, इसलिए उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों बायोटेक्नोलॉजी इसेंशियली मीन्स बिल्कुल आवश्यक रूप से, जरूरी रूप से किससे कंसर्न है, इसको फाइनली बात करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी इसेंशियली किससे कंसर्न होता है बच्चों? इट इज़ कंसर्न विथ इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये बोला जा रहा है इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंडस्ट्री लेवल पे प्रोडक्शन करना ऐसे प्रोडक्ट का दैट इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमन सोसाइटी। यानी इंडस्ट्रियल वर्ड का मतलब है लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करना। किसका? बायो फार्मास्यूटिकल्स, दैट इज रिलेटेड टू मेडिसिन्स, राइट, केमिकल कंपाउंड, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करना। कैसे? विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, यानी जीएमसी इसको शॉर्ट में बोलेंगे बच्चों, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। जीएमसी बोला जा रहा है, दैट मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। और एनिमल्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, जिसको जीएम एनिमल्स भी बोल सकते हैं या ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बोल सकते हैं, ओके। एंड फंजाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड फंजाई, एंड देन जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, यानी इन सबको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया। किसके लिए? टू ऑब्टेन डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एट इंडस्ट्री लेवल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। और इंडस्ट्री लेवल पे यानी लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? बायो रिएक्टर यूज़ करते हैं बच्चों, जिसको हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। आफ्टर दैट अब फाइनल देखा जाए, हाउएवर बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या फील्ड है? तो देयर आर डिफरेंट फील्ड्स इन विच बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल।
बच्चों बायोटेक्नोलॉजी बहुत सारे फील्ड में यूज़फुल है। फाइनली क्या क्या स्टडी किया हम लोगों ने? एग्रीकल्चर में यूज़फुल है। मेडिसिन यानी मेडिकल साइंस में बायोटेक्नोलॉजी यूज़फुल है। जेनेटिक्स में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड बायोरेमेडिएशन अभी आपने पढ़ा, टू रिमूव डिफरेंट अनवांटेड प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट। आफ्टर दैट इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब है इंडस्ट्री लेवल पे ऐसे प्रोडक्ट को बनाना दैट इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमन सोसाइटी। तो ये सारे फील्ड हैं जिससे बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड है या कंसर्न है। नाउ वन बाय वन हम लोग उसको पढ़ेंगे बच्चों कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है एग्रीकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है इन डेवलपिंग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, बायोटेक्नोलॉजी का रोल क्या है इन मेकिंग मेडिसिन्स और हार्मोन्स, बायोटेक्नोलॉजी का रोल क्या है इन ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीजेज दैट इज़ कॉल्ड जीन थेरेपी, डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ जीन को करेक्ट करना, इसके डिफरेंट रोल क्या हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। अब फाइनली बच्चों क्या क्रिटिकल रिसर्च एरियाज है, व्हाट आर डिफरेंट रिसर्च एरियाज और क्रिटिकल एरियाज जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो रिसर्च एरिया की बात करें तो देयर आर 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज। बच्चों 3 ऐसे क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं एट इंडस्ट्रियल स्केल जिसमें प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट बायोकेमिकल्स। तो डिफरेंट बायोकेमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए या प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए एट लार्ज स्केल एट इंडस्ट्री लेवल 3 रिसर्च एरियाज हैं बच्चों, क्रिटिकल रिसर्च एरियाज दैट इज कंसर्न विद बायोटेक्नोलॉजी। पहला है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पे वर्क होता है। कैटलिस्ट का मतलब आप समझते हैं, केमिस्ट्री में भी आपने कैटलिस्ट में पढ़ा होगा कैटलिस्ट के बारे में। तो कैटलिस्ट से रिलेटेड क्या बातें हैं? जस्ट टू प्रोवाइड बेस कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स, जनरली माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम्स। डिफरेंट कैटलिस्ट को डेवलप करते हैं जिससे डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज किया जा सके, और वो उसके लिए यूज़ करते हैं डिफरेंट माइक्रोब्स या प्योर एंजाइम को। यू नो एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट। बच्चों एंजाइम को बायोकैटलिस्ट बोलते हैं बिकॉज एंजाइम कैटलाइजेज डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इनसाइड लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी में होने वाले डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस को एंजाइम कैटलिस्ट करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। क्लियर? बायो मीन्स लिविंग और कैटलिस्ट मीन्स कैटलाइजेस, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कैटलिसिस। आफ्टर दैट सेकेंड एरिया ऑफ क्रिटिकल रिसर्च क्या है? दैट इज ऑप्टिमम कंडीशंस। बच्चों ऑप्टिमम कंडीशंस का मतलब होता है मोस्ट सुटेबल और बेस्ट कंडीशंस प्रोवाइड करना। किसके लिए? ऐसे प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर और ह्यूमन काइंड। तो ऑप्टिमम कंडीशंस मीन्स, ऑप्टिमम मीन्स सुटेबल, बेस्ट कंडीशंस। ऑप्टिमम वर्ड का ही मतलब हुआ सुटेबल और बेस्ट, ये ऑप्टिमम हुआ बच्चों, बेस्ट कंडीशंस। प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम कंडीशंस। ऑप्टिमम कंडीशंस में देखिए क्या आएगा, ऑप्टिमम कंडीशंस में डिफरेंट कंडीशंस आते हैं लाइक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, बेस्ट टेम्परेचर। यू नो एंजाइम्स एक डेफिनेट टेम्परेचर पे बहुत ही हाईली एक्टिव होते हैं और उस टेम्परेचर को बच्चों बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर उससे नीचे आते हैं तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, और उससे ऊपर जाते हैं तो एंजाइम का जो प्रोटीन नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंजाइम्स बिकम डीनेचर्ड, और दोनों कंडीशंस में एंजाइम का फंक्शन डिस्टर्ब होता है। कहने का मतलब है एंजाइम को एक सुटेबल टेम्परेचर चाहिए जिस पे वो प्रॉपर वर्क कर सकता है, और उस टेम्परेचर को बोलेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। सिमिलरली ऑप्टिमम पीएच। बच्चों एवरी एंजाइम वर्क एट सुटेबल पीएच। कुछ एंजाइम होते हैं
जो एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं जो एल्कलाइन या बेसिक मीडियम में वर्क करते हैं। तो एंजाइम को एक सुटेबल पीएच मिलेगा तभी वो वर्क करेगा। आफ्टर दैट स्टरलाइज मीडियम। स्टरलाइज मीडियम का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टरलाइजेशन, एक वर्ड है, आपने स्टरलाइजेशन के बारे में सुना होगा। स्टरलाइज करना, स्टरलाइजेशन आपने सुना होगा कि आफ्टर ऑपरेशन जो डॉक्टर हैं वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करते हैं। तो स्टरलाइज मीन्स टू मेक जर्म फ्री, कोई उसमें जर्म ना हो, पैथोजेंस ना हो, डिजीज कॉजिंग एजेंट ना हो, उसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइज मीडियम प्रोवाइड करना भी एक पार्ट है बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च का। आफ्टर दैट डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। बच्चों डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। इनफैक्ट प्रीवियस चैप्टर का लास्ट हेडिंग यही था, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें क्या है? इसमें प्योरीफाई करते हैं प्रोटीन को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को, यानी डिफरेंट प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करते हैं। किस लिए प्योरीफाई करते हैं? टू ऑब्टेन प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन वेलफेयर। और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें मेनली क्या होता है बच्चों? सेपरेशन होता है, प्योरीफिकेशन होता है और प्रोसेसिंग होता है ऑफ ए प्रोडक्ट, यानी किसी प्रोडक्ट का सेपरेशन, प्रोसेसिंग, प्योरीफिकेशन, वो सब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में करते हैं और फिर उसको फाइनली मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन है कि डिफरेंट क्रिटिकल एरियाज क्या है बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च का, तो बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च का 3 क्रिटिकल एरियाज है। पहला, टू प्रोवाइड बेस्ट कैटलिस्ट, दूसरा टू प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशंस, और तीसरा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये 3 एरियाज ऑफ रिसर्च है। मीन्स इन तीनों को अगर डेवलप कर लिया जाए बायोटेक्नोलॉजी में या डेवलप करते हैं तो उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाते हैं बच्चों। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में 1 बाय 1 करके हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों कि बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है। जैसा मैंने भी आपको बताया, तो ये पहला पॉइंट है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों एग्रीकल्चर में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्रीकल्चर के थ्रू फूड डेवलप करना, और वो फूड जो डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ जो एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग है, उनके लिए हो, यानी मेनली ह्यूमन बीइंग के लिए फूड डेवलप करना और ह्यूमन जिस एनिमल्स पे डिपेंड है उसके लिए डेवलप करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर का। तो फाइनली एग्रीकल्चर से फूड प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, और फूड प्रोडक्शन को एग्रीकल्चर के थ्रू बढ़ा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में फूड प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय, बच्चों फूड प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं? 3 तरीका है बच्चों। देयर आर 3 मेन प्रोसेसेस जिसके थ्रू फूड प्रोडक्शन को एग्रीकल्चर में बढ़ा सकते हैं। पहला क्या है? बाय एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी ऐसा एग्रीकल्चर परफॉर्म करें जिसमें एग्रोकेमिकल का यूज हो रहा है। बच्चों उसको एनालाइज करिए तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो बोलेंगे एग्रो। केमिकल्स का मतलब क्या है? केमिकल कंपाउंड जिसको एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। कौन से केमिकल कंपाउंड? फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, डिफरेंट पेस्टिसाइड जो पेस्ट को मारने के लिए यूज़ करते हैं, जो प्लांट को डैमेज करते हैं। तो जब फर्टिलाइज़र, केमिकल कंपाउंड लाइक पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे हैं, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड नाम सुना होगा आपने, उसको यूज़ कर रहे हैं फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो उसको बोलते हैं बच्चों एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। इससे देखिए फूड प्रोडक्शन तो थोड़ा बढ़ जाता है, बट इसका नुकसान क्या है बच्चों? इसका नुकसान ये है कि जब केमिकल कंपाउंड का यूज़ करते हैं तो उससे एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है, एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, और
प्लांट का प्रोडक्शन तो बढ़ गया, बट प्लांट के थ्रू वो कंज्यूम हो रहा है बाय ह्यूमन बीइंग, बाय एनिमल्स, जिनकी बॉडी में जाकर वो डिपॉजिट हो जाता है और वो हार्म कॉज करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। और साथ में एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर बच्चों एक्सपेंसिव होता है, यानी सारे फार्मर्स के पास केमिकल कंपाउंड या फर्टिलाइज़र को परचेस करने का, उसको प्रॉपरली मैनेज करने का प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो ये एक्सपेंसिव भी होता है, तो इसका ये ड्रॉबैक हुआ। बाई दूसरा तरीका क्या है बच्चों फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने का? बाई ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? या एग्रीकल्चर फार्मिंग, FAR, ये ध्यान दीजिएगा, फार्मिंग FARMING, FAR है तो मतलब एग्रीकल्चर और FOR है तो वो दूसरा चीज़ हो गया। तो बाई ऑर्गेनिक फार्मिंग या एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक फार्मिंग या एग्रीकल्चर क्या है बच्चों? यानी ऐसी फार्मिंग परफॉर्म करना, ऐसा एग्रीकल्चर परफॉर्म करना जिसमें किसी केमिकल का यूज़ नहीं कर रहा है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड। यहाँ पे किसी भी फर्टिलाइज़र, किसी भी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडीसाइड, किसी केमिकल का यूज़ नहीं करते। तो इससे फूड तो प्रोड्यूस होता है, बट इसका ड्रॉबैक क्या है? इसमें बच्चों फूड प्रोडक्शन लिमिटेड अमाउंट में होता है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं हो पाता। तीसरा क्या तरीका है? तीसरा है बच्चों बाय GMC। GMC का मतलब अभी मैंने आपको बताया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, यानी ऐसा क्रॉप, ऐसा प्लांट जिसका जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई हो चुका है, उसको बोलते हैं GMC। तो अब ये वर्ड कॉमन है इस चैप्टर के लिए, तो आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा, जब भी GMC आता है इसका मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, यानी ऐसा प्लांट, ऐसा क्रॉप जिसका जीनोटाइप, जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई कर दिया गया। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बच्चों बाय GMC बेस्ड एग्रीकल्चर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसे प्लांट को यूज़ करना जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या GM प्लांट। GM प्लांट का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। और इसका यूज़ क्या होगा, इसका एडवांटेज क्या होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बेस्ड एग्रीकल्चर से क्या फ़ायदा होगा, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या क्रॉप जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उसके एडवांटेजेस के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ GMC और GM प्लांट। GMC क्या है अभी हम लोगों ने समझा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जितनी बार बच्चों किसी चीज़ को आप बोलते हैं, रिकॉल करते हैं, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग बैठ जाता है। GM प्लांट का मतलब क्या हुआ? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। इसी तरह GMO लिखा जाए तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका जीनोटाइप मॉडिफाई किया गया है उसको बोलेंगे GMO। तो देखिए GMC का क्या एडवांटेजेस है, यानी ऐसा प्लांट जिसका जीनोटाइप मॉडिफाई कर दिया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो नॉर्मल प्लांट से कैसे बेटर है, कैसे बेहतर। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है बच्चों कि राइट डाउन एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ GMC ओवर नॉर्मल क्रॉप, यानी नॉर्मल क्रॉप से GMC कैसे बेटर है, 3 एडवांटेज लिखिए। तो देखिए एडवांटेजेस क्या है। पहला बच्चों GMC आर मोर टॉलरेंट टू डिफरेंट एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कोल्ड, ड्रॉट, हीट, सॉल्ट, रेन। बच्चों नॉर्मल जो क्रॉप है वो जब बहुत ठंड पड़ता है तो नॉर्मल क्रॉप बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। या सूखा पड़ गया, पानी कम मिल रहा है, तो उसमें भी आपने सुना होगा कि जब बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा, तो उसमें बहुत सारे फसल बर्बाद हो गए, फसल ग्रो नहीं कर पाए। बहुत गर्मी पड़ रही है तो उसमें प्लांट विल्ट कर जाते हैं, विल्ट का मतलब झुलस जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
या सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया सॉइल का जिसमें प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसमें भी बच्चों प्लांट डिस्टर्ब हो जाते हैं। और रेन अगर बहुत बारिश हो रही है तो भी प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है। नॉर्मल प्लांट की बात हो रही है। बट जो जीएमसी है यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है बच्चों, वो ज़्यादा टॉलरेंट होता है ये जो डिफरेंट एबायोटिक स्ट्रेस है। एबायोटिक स्ट्रेस मतलब कोल्ड, ड्रॉट, हीट, ये सब, तो उसके प्रति ये ज़्यादा टॉलरेंट होता है, मतलब जल्दी खराब नहीं होता है। ये पहला एडवांटेज हुआ जीएमसी का, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर है बच्चों जो जीएमसी है, अब जीएमसी का फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक आपको याद हो गया होगा, रिकॉल कर लीजिए। जीएमसी मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो बच्चों जो जीएमसी है वो पेस्ट रेजिस्टेंट है। क्या मतलब है इसका? अभी हम लोग बात कर रहे थे एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर की, जिसमें पेस्टिसाइड्स यानी केमिकल को यूज करते हैं पेस्ट को मारने के लिए। और हम लोगों ने पढ़ा कि वो पेस्टिसाइड पेस्ट को तो मार देता है, बट प्लांट के साथ वो ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाता है, एनिमल्स बॉडी में पहुंच जाता है और वहाँ पे हार्म करता है। तो बच्चों जो जीएमसी है वो पेस्ट रेजिस्टेंट है, मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन पेस्टिसाइड्स। वो किसी केमिकल पे डिपेंड नहीं होते। यानी अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ग्रो करा रहे हैं तो उस पर पेस्ट जल्दी अटैक नहीं करते, और जब पेस्ट अटैक ही नहीं करेगा तो उसको मारने के लिए किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो जीएमसी पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो बच्चों दो एडवांटेज आपने पढ़ा, पहला जीएमसी आर टॉलरेंट टू डिफरेंट एबायोटिक स्ट्रेस ऑफ एनवायरनमेंट, यानी एनवायरमेंटल कंडीशंस को फेस कर लेते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस को। और दूसरा कि ये पेस्ट रेजिस्टेंट है, इसको पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों जीएमसी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करता है। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसको आइए एनालाइज किया जाए, रटना नहीं है। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, जैसे पोस्टपोन्ड एक वर्ड होता है, तो पोस्टपोन्ड का मतलब बाद में। हार्वेस्ट का मतलब होता है बच्चों, हार्वेस्टिंग आपने एक नाम सुना होगा। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है क्रॉप को, फसल को काटना। हार्वेस्टिंग यानी फसल तैयार हो गया फील्ड में और फार्मर उसको फसल को काट रहे हैं, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो बच्चों फसल काटने के बाद जनरली क्या होता है कि फार्मर्स बाहर फील्ड में, मैदानों में फसल को छोड़ देते हैं, तो वो फसल बहुत जल्दी खराब होने लगता है। उसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, मतलब फसल के कटने के बाद जो नुकसान हो रहा है वो नॉर्मल क्रॉप में ज़्यादा होता है, बट जो जीएमसी है वो जल्दी खराब नहीं होता। जैसे नॉर्मल क्रॉप अगर 10 से 15 दिन में ख़राब होने लगते हैं, तो जीएमसी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक भी जल्दी ख़राब नहीं होते। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। जीएमसी रिड्यूस करता है क्या? पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यानी फसल कटने के बाद जो फसल को नुकसान होता है वो जीएमसी अगर ग्रो करा रहा है कोई फार्मर तो वो जल्दी खराब नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों जीएमसी इंक्रीजेज efficiency of plants to use minerals properly। देखिए जैसे नॉर्मल प्लांट है, वो सॉइल से मिनरल को एब्जॉर्ब किया, तो वो सारे मिनरल्स को प्रॉपर यूज नहीं कर पाते, राइट। उसी तरह जो जीएमसी है, जीएमसी क्या करता है बच्चों? जो प्लांट सॉइल से मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा है उसका यूसेज यानी प्रॉपर यूज इसमें होता है, यानी सारा जो मिनरल एब्जॉर्ब किया उसको यूज़ कर लेता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे जल्दी जो सॉइल है उसका मिनरल कंटेंट मेंटेन रहता है, वो जितना ज़रूरत है उतना लिया और सबको यूज़ कर लिया, यानी प्लांट के मिनरल यूज़ के एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, राइट। और जीएमसी जो है बच्चों वो इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ वर्ड बोल सकते हैं या एनहांस बोल सकते हैं, यानी जीएमसी इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, एनहांस करता है। क्या बढ़ाता है? न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड
फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देता है। एक एग्जाम्पल है बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन राइस। बच्चों क्वेश्चन है व्हाट इज गोल्डन राइस, तो आपका आंसर होना चाहिए गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस प्लांट। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये रिच होता है इन विटामिन ए। यानी अगर किसी पर्सन में विटामिन ए की डिफिशियंसी है, आपने पढ़ा है बच्चों विटामिन ए का केमिकल नेम बताइए क्या है, विटामिन ए का केमिकल नेम है बच्चों रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो जिन लोगों में विटामिन ए की कमी है वो गोल्डन राइस अगर यूज़ करते हैं तो उनमें विटामिन ए तुरंत मिल जाता है। यानी गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ई, इसका इंपॉर्टेंस है। तो इसको आप जरूर टिक कर लेंगे, इसको हम डबल अंडरलाइन कर ले रहे हैं। और रिच इन विटामिन ए इसको टिक कर लेंगे बच्चों। और गोल्डन राइस है क्या, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस प्लांट है जो बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से तैयार किया गया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों जीएमसी रिड्यूसेस ओवर राइपेनिंग लॉसेस। आइए इसको समझते हैं बच्चों। जीएमसी रिड्यूसेस, इसका मतलब तो आप समझ रहे हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है वो कम करता है। जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा जीएमसी रिड्यूसेस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यानी जीएमसी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करता है। तो उसी तरह जीएमसी क्या कम करता है, ओवर राइपेनिंग लॉसेस। ओवर राइपेनिंग लॉसेस का मतलब क्या है बच्चों, इसको समझ लिया जाए तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ओवर राइपेनिंग, राइपेनिंग का मतलब होता है पक जाना। जैसे फ्रूट्स है, फल है, सब्जी है, पक जाता है तो उसको बोलते हैं राइपेनिंग। और ज़रूरत से ज़्यादा पक जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ओवर राइपेनिंग। तो ओवर राइपेनिंग जो नॉर्मल क्रॉप है उसमें जल्दी हो जाता है, वो जल्दी पक जाते हैं, फिर ओवर राइपेनिंग हो जाती है, फिर वो खराब होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। बट जीएमसी के थ्रू, यानी जो जीएमसी प्लांट है बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो जीएमसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट तैयार किया जाता है, उसके थ्रू जो फ्रूट होते हैं वो जल्दी पकते नहीं, मतलब पक जाते हैं, तो ओवर राइपेनिंग उनकी रुक जाती है और जल्दी वो खराब नहीं होते। एग्जाम्पल है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको टिक कर लीजिएगा फॉर कॉम्पिटिशन। बच्चों टोमेटो, टमाटर की एक प्रजाति तैयार की गई है बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से, उसका नाम है फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या है बच्चों, टमाटर की एक प्रजाति है। देखिए नॉर्मली घरों में सब्जी के लिए जो टमाटर यूज़ करते हैं उसको रख देते हैं तो वो कुछ दिन में ख़राब होने लगता है, जल्दी पक जाता है, सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, यूज़ करने लायक नहीं रहता। तो अगर लंबे समय तक टोमेटो को यूज़ करना है, यानी आप चाहते हैं जल्दी ख़राब ना हो, काफ़ी समय तक वो रहे और आराम से उसको यूज़ किया जा सके, तो हमें परचेस करना होगा फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो व्हाट इज़ फ्लेवर सेवर टोमेटो बच्चों, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो प्लांट है जो ओवर राइपेनिंग उसमें नहीं होता, यानी जल्दी वो ओवर राइपेन, ज़्यादा पकता नहीं, खराब नहीं होता। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेम एनी टू प्लांट विच इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो आपका आंसर क्या होगा। फर्स्ट आंसर आप देंगे गोल्डन राइस, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, रिच इन विटामिन ए। सेकेंड एग्जाम्पल देंगे बच्चों फ्लेवर सेवर टोमेटो, उसका क्या एडवांटेज है, ये ओवर राइपेनिंग प्रिवेंट होता है इसमें। तो बच्चों ये एडवांटेज हुआ जीएमसी का। इस टॉपिक को हम लोग और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।